ग्रेफाइट के गुण। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन का रबदार अपरूप है। ग्रेफाइट कार्बन का रबदार अपरूप है। यह पष्टफलकीय होता है। ग्रेफाइट पष्टफलकीय संरचना का होता है। यह sp2 संस्करण होता है। ग्रेफाइट sp2 संस्करण होता है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में इलेक्ट्रोड के निर्माण में किया जाता है। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। कार्बन के दो अपरूप होते हैं। कार्बन के दो अपरूप, एक रबदार अपरूप, एक बेरबदार अपरूप। रबदार अपरूप में हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और ग्राफीन है। बेरबदार अपरूप में कोयला, कोक और चारकोल होता है। जब बल और विस्थापन के बीच जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक है। जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होगा तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। यानी यदि बल इस दिशा में लग रहा है और विस्थापन इस दिशा में लगेगा तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। W बराबर होता है कार्य बराबर Fs cos थीटा। यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो तो कार्य का मान अधिकतम होगा। थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो कार्य का मान अधिकतम होगा। थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो कार्य का मान 0 होगा। थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो कार्य का मान 0 होगा। यदि थीटा का मान 180 डिग्री होगा तो कार्य का मान ऋणात्मक होगा। थीटा का मान 180 कब होगा? जब बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगा। फ्रेडरिक बोहलर द्वारा यूरिया के निर्माण में अमोनियम साइनाइड का उपयोग किया जाता। फ्रेडरिक बोहलर द्वारा यूरिया के निर्माण में अमोनियम साइनाइड का उपयोग किया जाता। श्रेणी क्रम में धारा समान होता है। श्रेणी क्रम में धारा समान और वोल्टेज अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम में धारा समान होता है, याद रखिएगा। श्रेणी क्रम में धारा समान, वोल्टेज अलग अलग। और समानांतर क्रम में होता है वोल्टेज समान और धारा अलग अलग होता है। समानांतर क्रम में वोल्टेज समान और धारा अलग अलग होता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुओं को सही से नहीं देख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुओं को सही से नहीं देख सकते हैं। इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। सीटेन नंबर डीजल की क्वालिटी के लिए और ऑक्टेन नंबर पेट्रोल की क्वालिटी के लिए उपयोग करते हैं। सीटेन नंबर डीजल की क्वालिटी के लिए और ऑक्टेन नंबर प्रोटॉन की क्वालिटी के लिए पेट्रोल की क्वालिटी के लिए ऑक्टेन नंबर है। डीजल की क्वालिटी के लिए सीटेन नंबर का उपयोग करते हैं। थॉमसन ने प्लम पुडिंग सिद्धांत दिया था। -OH का मतलब होता है अल्कोहल। CHO होगा तो मतलब एल्डिहाइड। CO होगा तो कीटोन है। COOH होगा तो एसिड यानी कि अल्कोहल, एसिड यानी कि अम्ल। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण होता है। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण व लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण होता है। कोशिका के ऊर्जा के रूप में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जाना जाता है। कोशिका के ऊर्जा के रूप में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जाना जाता है। पारा का नाम हाइड्रार्जिनम है। पारा का शॉर्टकट होता है। पारा का मतलब कि सूत्र होता है Hg। इसको हाइड्रार्जिनम कहते हैं। हाइड्रार्जिनम। ऑक्सीजन के अणु में एक दोहरा सहसंयोजक बंधन होता है। ऑक्सीजन के अणु में एक दोहरा सहसंयोजन
बंद होता है। कोशिका सिद्धांत का पालन विषाणु नहीं करता है। कोशिका सिद्धांत का पालन विषाणु यानी वायरस नहीं करता है कोशिका सिद्धांत का पालन। जीवाणु में माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। जीवाणु में माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर 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 है। मुक्त रूप से लटकती चुंबकीय सुई अक्ष। मुक्त रूप से लटकती चुंबकीय सुई अक्ष और भूगोलीय अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाता है। चुंबकीय सुई अक्ष भूगोलीय अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाता है। अदिश राशि है। अदिश राशि है नियतांक, दाब, विभव, विद्युत धारा, आवृत्ति, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, समय, सब क्या है? अदिश राशि है। रबड़ में सल्फर मिलाना बलकणीकरण कहलाता है। रबड़ में सल्फर मिलाना बलकणीकरण कहलाता है। रबड़ में सल्फर मिलाना बलकणीकरण कहलाता है। रबड़ में सल्फर मिलाने से कठोरता बढ़ जाती है। कठोरता बढ़ जाती है। कठोरता बढ़ जाती है रबड़ में सल्फर मिलाने से। ध्वनि का वेग एल्युमिनियम में सबसे अधिक होता है, उसके बाद निकेल में। ध्वनि का वेग एल्युमिनियम में, फिर उसके बाद निकेल में, उसके बाद इस्पात में, फिर जल में, फिर वायु में। याद रखिएगा, जल में ध्वनि का वेग 1498 मीटर पर सेकंड होता है और वायु में 332 मीटर पर सेकंड होता है। श्रव्य ध्वनि तरंग, इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से, श्रव्य ध्वनि तरंग इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है, या मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है। अवशब्द ध्वनि तरंग होता है। अवशब्द ध्वनि तरंग 20 हर्ट्ज से कम होती है। अवशब्द ध्वनि तरंग 20 हर्ट्ज से कम होती है। 20 हर्ट्ज से कम होती है। भूकंप के समय पृथ्वी से उत्पन्न तरंगे अवशब्द तरंगे होती है। हृदय की ध्वनि अवशब्द तरंगे। अवशब्द तरंगे कुत्ता, बिल्ली, सांप, कछुआ सुन सकती है। प्राश्रव्य तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। प्राश्रव्य तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग। प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग समुद्र की गहराई व उसमें डूबी वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग सोनार की सहायता ली जाती है। चमगादड़ प्राश्रव्य ध्वनि तरंग की सहायता से उड़ता है। संकेत भेजने में भी प्राश्रव्य ध्वनि तरंग का उपयोग करते हैं। ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव का मान घटता है। ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव का मान घटता है। ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव का मान घटता है। ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव का मान घटता है। चींटी जब काटती है तो फॉर्मिक अम्ल का रिसाव होता है, यानी चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल को ही मेथेनोइक अम्ल कहते हैं, जिसका सूत्र HCOOH होता है मेथेनोइक अम्ल का। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका यानी विनेगर में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसी को मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। इसका सूत्र होता है CH3COOH। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैमार्क ने समझाया था जैव विकास को। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैमार्क ने समझाया था। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने किया था। इसकी व्याख्या किया था आइंस्टाइन ने। याद रखिएगा, इसकी व्याख्या किया था आइंस्टाइन ने। इसी के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था आइंस्टाइन को। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टाइन ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टाइन ने दिया था। आइंस्टाइन ने E=mc², इसी को सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। एथिलीन प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन है। एथिलीन प्राकृतिक रूप से
फल पकाने वाला हार्मोन है। एथिलीन की संरचना त्रिकोणीय होती है। एथिलीन की संरचना त्रिकोणीय होती है। हीरा की संरचना चतुष्फलकीय होती है। हीरा की संरचना चतुष्फलकीय होती है। एसिटिलीन फलों को कृत्रिम रूप से पकाता है। एसिटिलीन फलों को कृत्रिम रूप से पकाता है। एसिटिलीन फलों को कृत्रिम रूप से पकाता है। सरल स्थायी उत्तक के 3 मुख्य उदाहरण है। सरल स्थायी उत्तक के 3 मुख्य उदाहरण है। पहला है स्क्लेनकाइमा, सरल स्थायी उत्तक के। फिर है क्लेरेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा, क्लेरेनकाइमा और पेरेनकाइमा। जटिल उत्तक का उदाहरण है जाइलम और फ्लोएम। जटिल उत्तक का उदाहरण है जाइलम और फ्लोएम। H2S HCl हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता, याद रखिएगा। आपसे ऑप्शन आंसर पूछेगा निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, तो H2S HCl हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। H2S और HCl हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। तत्वों के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, तत्वों के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले बंधन को आयनिक बंधन कहते हैं। तत्वों के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले बंधन को आयनिक बंधन कहते हैं। आयनिक बंधन कहते हैं। फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ ही सिर्फ हाइड्रोजन बंधन बनता है। हाइड्रोजन बंधन सिर्फ फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ ही सिर्फ बनता है हाइड्रोजन बंधन। सबसे कमज़ोर बंधन हाइड्रोजन बंधन है। आपसे पूछेगा सबसे कमज़ोर बंधन हाइड्रोजन बंधन है। और सबसे मजबूत बंधन कौन है? आयनिक बंधन सबसे मजबूत बंधन है। कार्बन यौगिक में आमतौर पर आयनिक बंधन नहीं पाया जाता है। कार्बन यौगिक में आमतौर पर आयनिक बंधन नहीं पाया जाता है। कार्बन यौगिक में आमतौर पर आयनिक बंधन नहीं पाया जाता है। आयनिक बंधन धातु तथा अधातु के बीच होता है। आयनिक बंधन धातु तथा अधातु के बीच होता है। 1 किलोवाट बराबर होता है 1 किलोवाट बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है। 1 किलोवाट बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है प्लेटलेट्स। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौलिक कण है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौलिक कण है। प्रकाश एक तरंग है, यह कहने वाला वैज्ञानिक क्रिस्टियन हाइजेंस थे। प्रकाश एक तरंग है, ये किसने कहा था? हाइजन ने। प्रकाश एक तरंग है, किसने कहा था? हाइजन ने। अब प्रकाश एक तरंग है यह साबित किसने किया था? यंग ने। व्यक्तिकरण की सहायता से साबित किया यंग ने। साबित किया यंग ने व्यक्तिकरण की सहायता से। अब प्रकाश एक तरंग है यह कहा था किसने? हाइजन ने। अब प्रकाश एक तरंग है साबित किया यंग ने। प्रकाश एक कण है, कण किसने कहा था? न्यूटन ने। प्रकाश एक कण है, किसने कहा था? न्यूटन ने। इसको साबित किसने किया था? आइंस्टाइन ने। साबित किया आइंस्टाइन ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करके साबित किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? हर्ट्ज ने। उसकी व्याख्या किया था आइंस्टाइन ने और इसी के तहत प्रकाश एक कण है इसको साबित किया था। प्रकाश एक कण है यह विचार सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने साबित किया था। प्रकाश एक कण है यह विचार सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने साबित किया था। रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लसिका। लसिका जो है यह रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है। लसिका रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है। लाल रक्त कणिकाएं O2 का वहन करती है। लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी O2 का वहन करती है। आरबीसी O2 का वहन करती है। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण में, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस और उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस और उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है।
अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक आभासी सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। सिगरेट में निकोटीन होता है। निकोटीन को जलने में से बेंजीन गैस निकलती है। सिगरेट में निकोटीन होती है। निकोटीन को जलने से बेंजीन गैस निकलती है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है। CO रहेगा तो इसको कोबाल्ट पढ़ते हैं। CO को कोबाल्ट पढ़ते हैं। CO को कोबाल्ट पढ़ते हैं। CO को कोबाल्ट पढ़ते हैं। C छोटा हो रहेगा तो कोबाल्ट, और C बड़ा हो रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। FeSO4 को जब गर्म करेंगे तो Fe2O3 SO2 और SO3 मिलता है। FeSO4 को गर्म करने पर Fe2O3 SO2 और SO3 मिलता है। PbNO3 को जब गर्म करते हैं, PbNO3 होल 2 को जब गर्म करते हैं तो मिलेगा क्या, PbONO2 और ऑक्सीजन। CaCO3 को जब गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। CaCO3 को जब गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। यह परमाणु की त्रिज्या के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रम परमाणु की त्रिज्या के बराबर होता है और यह परमाणु की त्रिज्या होता है 10 के पावर -10 मीटर के बराबर। एक फर्मी या फेम्टो बराबर 10 के पावर -15 मीटर होता है। एक फर्मी या फेम्टो बराबर 10 के पावर -15 मीटर हो, यह नाभिक की त्रिज्या के बराबर है। ब्रिसन से कौन सा हार्मोन निकलता है? ब्रिसन से कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। ब्रिसन से कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं करता है। ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं करता है। ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं करता है। ध्वनि आंतरिक तरंग है। ध्वनि कैसा तरंग है? आंतरिक तरंग है। अनुप्रास तरंग 90 डिग्री पर कंपन करता है। अनुप्रास तरंग 90 डिग्री पर कंपन करता है। 0 डिग्री पर अनुदैर्ध्य तरंग कंपन करता है। 0 डिग्री पर अनुदैर्ध्य तरंग कंपन करता है। इस्पात को कार्बन कठोर बनाता है, निकेल जंगरोधी बनाता है। इस्पात को कार्बन कठोर बनाएगा और निकेल जंगरोधी बनाएगा। गति का समीकरण है V बराबर U प्लस AT, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर 2AS। गति का समीकरण है। यह पहला समीकरण है। पहला समीकरण, गति का पहला समीकरण वेग और समय को बताता है। गति का पहला समीकरण वेग और समय को बताता है। गति का दूसरा समीकरण विस्थापन और समय को बताता है। गति का दूसरा समीकरण विस्थापन और समय को बताता है। गति का तीसरा समीकरण वेग और विस्थापन को बनाता है। गति का तीसरा समीकरण वेग और विस्थापन को बताता है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है द्रव्यमान और वेग पर। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और वेग पर। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र क्रमशः है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। इसी में से अगर जो 1.5 अणु जल निकाल देंगे, जल का 1.5 अणु निकाल देंगे तो ये बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O। आंतरिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है अल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है अल्केन। इसका सूत्र होता है CnH2n+2। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है
एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है एल्कीन, इसका सूत्र होता है CnH2n। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, इसमें ट्रिपल बंध होता है। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2 एल्काइन का। एल्कीन CnH2n, कार्बन कार्बन के बीच एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। साइड मिरर या रोड लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। फ्यूज का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होता है। फ्यूज का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होता है। फ्यूज का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होता है। फ्यूज की क्षमता या रेटिंग को एम्पियर में व्यक्त करते हैं। फ्यूज की क्षमता या रेटिंग को एम्पियर में व्यक्त करते हैं। फ्यूज श्रेणी क्रम में लगता है। फ्यूज जो होता है वह श्रेणी क्रम में लगता है। फ्यूज श्रेणी क्रम में लगता है। फ्यूज शीशा और टीन का मिश्रण होता है। फ्यूज सोल्डर और टाँका शीशा और टीन का मिश्रण होता है। फ्यूज सोल्डर और टाँका शीशा और टीन का मिश्रण होता है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है? टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन और नाइक्रोम का प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है। टंगस्टन और नाइक्रोम दोनों का प्रतिरोध और गलनांक दोनों उच्च होता है। बल्ब में नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी जाती है। बल्ब में नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी जाती है। बल्ब में नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी जाती है। हीटर और आयरन में प्रयोग किया जाता है। हीटर और आयरन में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। हीटर में जो तार लगा होता है चाहे आयरन में नाइक्रोम लगा होता है। पिच ब्लेंड किसका एस्क है? यूरेनियम का। पिच ब्लेंड किसका एस्क है? यूरेनियम का एस्क है पिच ब्लेंड। मोनाजाइट किसका एस्क है? थोरियम का एस्क है मोनाजाइट। पिच ब्लेंड किसका एस्क है? यूरेनियम का। बॉक्साइड किसका एस्क है? एल्यूमिनियम का। बॉक्साइड किसका एस्क है? एल्यूमिनियम का एस्क है बॉक्साइड। ध्वनि का वेग निर्वात में कितना होता है? शून्य। ध्वनि का वेग निर्वात में शून्य होता है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है, इसीलिए इसका वेग निर्वात में शून्य होता है। ध्वनि का वेग हवा में कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड। ध्वनि का वेग हवा में कितना होता है? 232 मीटर पर सेकंड। ध्वनि का वेग ठोस में सबसे अधिक होगा। ध्वनि का वेग ठोस में सबसे अधिक होगा। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अभी हमने आपको बताया प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश के वेग की ज्ञात किसने किया था? रोमर ने। प्रकाश की चाल किसने खोजा था? रोमर ने खोजा था। सहसंयोजी बंधन होता है। सहसंयोजी बंधन किसमें होगा? H2O में, CH4 में, C2H2 में, C2H6 में, कार्बन डाइऑक्साइड में, O2 में और O3 में होता है सहसंयोजन बंधन। सहसंयोजी बंधन होता है। आयनिक बंधन होता है NaCl। आयनिक बंधन होता है NaCl। आयनिक बंधन होता है NaCl। अल्फा कण का द्रव्यमान हाइड्रोजन का 4 गुना तथा हीलियम के बराबर होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान जो होता है हाइड्रोजन के 4 गुना और हीलियम के बराबर होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान हाइड्रोजन के 4 गुना हीलियम के बराबर होता है।
अल्फा कण धनात्मक आवेश है, अल्फा कण कैसा आवेश है? धनात्मक आवेश है। बीटा कण ऋणात्मक आवेश है, अल्फा कण धनात्मक आवेश है, बीटा कण ऋणात्मक आवेश है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? हेनरी बेकेरेल ने। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया? हेनरी बेकेरेल ने। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया? हेनरी बेकेरेल ने। रेडियम और पोलिनियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। रेडियम और पोलिनियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने खोज किया था रेडियम और पोलिनियम की। रेडियो सक्रिय पदार्थ अंतिम रूप से किसमें बदल जाता है? शीशा में। रेडियो सक्रिय पदार्थ अंतिम रूप से किसमें बदल जाता है? शीशा में बदल जाता है। वर्ग 16 के तत्वों को कहा जाता है चालकोजन। वर्ग 16 के तत्वों को कहा जाता है चालकोजन। वर्ग 17 के तत्वों को कहा जाता है हैलोजन। वर्ग 17 के तत्वों को कहा जाता है हैलोजन। 16 चालकोजन, 16 के तत्वों को चालकोजन, 17 को कहा जाता है हैलोजन। 18 को कहा जाता है क्रिय गैस। वर्ग 18 के तत्वों को कहा जाता है क्रिय गैस। वर्ग 18 के तत्वों को कहा जाता है क्रिय गैस। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। सूर्य का लाल दिखाई देना परिकर्णन का उदाहरण है। सूर्य का लाल दिखाई देना परिकर्णन का उदाहरण है। सूर्य का लाल दिखाई देना परिकर्णन का उदाहरण है। सूर्य का लाल दिखाई देना परिकर्णन का उदाहरण है। सूर्य बड़ा दिखाई देता है। सूर्य बड़ा दिखाई देगा। सूर्य बड़ा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। सूर्य बड़ा दिखाई देना अपवर्तन के कारण। पानी में सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है अपवर्तन के कारण। पानी में सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है अपवर्तन के कारण। एक बात ध्यान रखिएगा, प्रतीत होता है, प्रतीत होता है सब अपवर्तन के कारण। प्रकाशिक तनु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है प्रकाशिक तनु। जैसे ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। बैरन सक्रिय ज्वालामुखी है, नरकुंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है। ये दोनों कहाँ है? भारत में है। शैवाल और कवक किस वर्ग में आते हैं? थैलोफाइटा वर्ग में आते हैं। शैवाल और कवक थैलोफाइटा वर्ग में। शैवाल और कवक किस वर्ग में आते हैं? थैलोफाइटा वर्ग में आते हैं। किस विटामिन को बायोटीन के नाम से भी जाना जाता है? विटामिन B7। किस विटामिन को बायोटीन के नाम से भी जाना जाता है? विटामिन B7। लाइकेन किसके सूचक है? लाइकेन किसके सूचक है? वायु प्रदूषण का। लाइकेन किसके सूचक है? वायु प्रदूषण का। लाइकेन किसके सूचक है? वायु प्रदूषण का। लाइकेन किसका मिश्रण होता है? कवक और शैवाल का। लाइकेन किसका मिश्रण होता है? कवक और शैवाल का। शुष्क बर्फ को किस नाम से जाना जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से। शुष्क बर्फ को किस नाम से जाना जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस CO2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है? अम्लीय है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है? अम्लीय है। बिजली से लगी आग बुझाते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड से। बिजली से लगी आग बुझाते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड से। बिजली से लगी आग बुझाते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड से। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। प्रोट्रियम, पहला प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम। हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? ट्राइट्रियम। हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? ट्राइट्रियम। सबसे अधिक समस्थानिक हो पोलिनियम का। सबसे अधिक समस्थानिक किसका है? पोलिनियम का। सबसे अधिक समस्थानिक किसका है? पोलिनियम का। समस्थानिक में कौन परमाणु? समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होती है। समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होती है। समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होती है। नारियल का छाल
किस उत्तक का बना होता है? नारियल का छाल किस उत्तक का बना होता है? स्क्लीन कायमा का बना होता है। नारियल की छाल स्क्लीन कायमा उत्तक का बना होता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष मायोपिया किस लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इसमें उत्तल लेंस दूर के लिए उत्तल, नज़दीक के लिए अवतल। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल, नज़दीक दृष्टि दोष के लिए अवतल। नज़दीक निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है मायोपिया। दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। अब बिंदुकता के निवारण हेतु लेंस में उपयोग करते हैं बेलनाकार लेंस का। बिंदुकता के निवारण हेतु किस लेंस का उपयोग करते हैं? बेलनाकार लेंस का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस किस रूप में काम करता है? एंटा एसिड के रूप में काम करता है। एंटा एसिड के रूप में करता है। पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल है। पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मोटर के लिए तथा दाएं हाथ का नियम जनरेटर के लिए है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मोटर के लिए, बाएं हाथ का नियम मोटर के लिए। दाएं हाथ से क्या स्टार्ट करते हैं? जनरेटर। तो दाएं हाथ का नियम जनरेटर के लिए। न्यूटन का पहला नियम से बल का परिभाषा मिलता है। न्यूटन के पहला नियम से बल का परिभाषा मिलता है। अब पहला नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। पहला नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन को पहला नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के गति का दूसरा नियम से बल का सूत्र मिलता है F/m में। न्यूटन के गति के दूसरा नियम से बल का सूत्र मिलता है F/m में। न्यूटन के गति का तीसरा नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है। न्यूटन के गति के तीसरा नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन के गति को प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग का सही मात्रक kg मीटर पर सेकंड होता है। kg मीटर पर सेकंड होता है संवेग और आवेग का मात्रक। रॉकेट का उड़ना किससे संबंधित है? न्यूटन के गति के तीसरे नियम से। रॉकेट न्यूटन के गति के तीसरे नियम से संबंधित है रॉकेट का उड़ना। बल का सही मात्रक न्यूटन। बल का सही मात्रक न्यूटन और CGS मात्रक डायन होता है। बल का सही मात्रक न्यूटन और CGS मात्रक डायन होता है। खाना को पचाने में कौन सा अम्ल सहायक है? खाना को पकाने में कौन सा अम्ल सहायक है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। खाना को पचाने में कौन सा अम्ल सहायक है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सही मात्रक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सही मात्रक है, याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सही मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन। रबड़ में सल्फर मिलाना बल्कनीकरण कहलाता है। रबड़ में सल्फर मिलाना बल्कनीकरण कहलाता है। रबड़ में सल्फर मिलाना बल्कनीकरण कहलाता है। पादप वृद्धि हार्मोन में सहायक है। पादप वृद्धि हार्मोन में सहायक है ऑक्सीन। पादप वृद्धि हार्मोन में सहायक क्या है? ऑक्सीन।
प्रकाश संवेदी हार्मोन किसे कहते हैं? ऑक्सीन को। प्रकाश संवेदी हार्मोन किसे कहते हैं? ऑक्सीन को। प्रकाश संवेदी हार्मोन किसे कहते हैं? ऑक्सीन को। NaCl उदासीन लवण है, इसका pH मान 7 होता है। NaCl उदासीन लवण है, इसका pH मान 7 होता है। NaCl का क्वथनांक, NaCl का क्वथनांक, NaCl का क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। NaCl का क्वथनांक या गलनांक उच्च होता है। NaCl का क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। प्रमुख गैसीय ईंधन, प्रमुख गैसीय ईंधन एवं मुख्य अवयव। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। 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 एलपीजी का मुख्य अवयव नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। एलपीजी का मुख्य अवयव नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। प्रोड्यूसर गैस का मुख्य अवयव है CO और NO। CO प्लस N2 है प्रोड्यूसर गैस का मुख्य अवयव। CNG का मुख्य अवयव CH4 है। CNG का मुख्य अवयव CH4 है। जल गैस का मुख्य अवयव क्या है? जल गैस का मुख्य अवयव CO प्लस H2 है। जल क्या होता है? H2O जल होता है। तो याद रखिएगा, जल गैस या इसी को भाप गैस भी कहा जाता है। इसमें CO प्लस H2O, प्रोड्यूसर गैस में CO प्लस N2। बायोगैस का मुख्य अवयव है CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस का मुख्य अवयव CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड। नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त पदार्थ एवं उनके गुण। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? मंदक क्या करता है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक क्या करता है? न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। इसके लिए साधारण जल एवं भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में साधारण जल या भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ईंधन ऊष्मा को उत्पन्न करता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन ऊष्मा उत्पन्न करता है। इसके लिए यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का उपयोग करते हैं या यूरेनियम 235 का। PU से याद रखिएगा क्या होता है? प्लूटोनियम। नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? नाभिकीय रिएक्टर में उत्पन्न ऊष्मा, शीतलक क्या करता है? नाभिकीय रिएक्टर में उत्पन्न ऊष्मा अवशोषित करता है। नाभिकीय रिएक्टर में उत्पन्न ऊष्मा अवशोषित करता है कौन? शीतलक। इसके लिए साधारण जल, भारी जल या द्रवित सोडियम का उपयोग करते हैं शीतलक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग? बोरॉन और कैडमियम के छड़ या इंडियम या सिल्वर के छड़ का प्रयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में छड़ क्या करता है? नियंत्रक छड़ नाभिकीय रिएक्टर में उत्पन्न ऊष्मा अधिक न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। यह करता है, रिएक्टर में उत्पन्न अधिक न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है नियंत्रक छड़। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? 2002 से। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? 2002 से। फलों को पकाने के लिए रसायन का प्रयोग किया जाता है। फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। चलती हुई मोटर गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुकता है। यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? जड़त्व का नियम या न्यूटन का प्रथम नियम का उदाहरण है। चलती हुई मोटर गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री का आगे की ओर झुकना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? जड़त्व का नियम या न्यूटन का प्रथम नियम। बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना, रॉकेट कार उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? न्यूटन के तीसरा नियम। तीसरा नियम को ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया।
कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल पर। कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल पर। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा उपकरण परिवर्तित करता है? लाउड स्पीकर, साउंड बॉक्स जिसको कहते हैं। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण परिवर्तित करता है? जनरेटर। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण परिवर्तित करता है? जनरेटर। पलायन वेग का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पलायन वेग का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता और ना ही परीक्षण कोण पर निर्भर करता है। पलायन वेग का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता और ना ही परीक्षण कोण पर निर्भर करता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.325 किलोमीटर पर सेकंड होता है। कहीं कहीं पड़ी 2.4 किलोमीटर पर सेकंड भी दिया हुआ रहता है। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर पर सेकंड होता है। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर पर सेकंड होता है। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किसका उदाहरण है? केशिकत्व का। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किसका उदाहरण है? केशिकत्व का। पानी में तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं। पानी में तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं, जिसे हमारी कान सुन सकती है। 20,000 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को अपश्रव्य तरंग या 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 एवं आवर्तों की संख्या 7 है। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 और आवर्तों की संख्या 7 है। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है अमाशय में। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। गैलेना किस धातु का अयस्क है? सीसा का। गैलेना किस धातु का अयस्क है? सीसा का। उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का। उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? फाइडोमीटर का। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? फाइडोमीटर का। आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर का। आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर का। दूध स्रावन हार्मोन किसे कहते हैं? ऑक्सीटोसिन को। दूध स्रावन हार्मोन किसे कहते हैं? ऑक्सीटोसिन को दूध स्रावन हार्मोन कहते हैं। किडनी स्टोन का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। किडनी स्टोन का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। एंटोमोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? कीट के अध्ययन से संबंधित है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का संबंध कीट के अध्ययन से है। रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग करते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग करते हैं। पानी का घनत्व सर्वाधिक किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व सर्वाधिक किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। समतल कोण का एसआई मात्रक होता है रेडियन। समतल कोण का एसआई मात्रक होता है रेडियन। समतल कोण का एसआई मात्रक होता है रेडियन। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है।
बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या प्रभाव पड़ता है? जी का मान घटता है। पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या प्रभाव पड़ता है? तो जी का मान घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर या अंतरिक्ष में जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर या जी अंतरिक्ष में जी का मान कितना होता है? तो 0 होता है। सबसे मजबूत बल कौन सा है? नाभिकीय बल सबसे मजबूत बल होता है। सबसे मजबूत बल कौन सा है? नाभिकीय बल सबसे मजबूत बल है। सबसे कमजोर बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है। सबसे कमजोर बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर है। क्षयकारी बल या संपर्क बल किसे कहते हैं? घर्षण बल को क्षयकारी बल या संपर्क बल कहते हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग है। लाल, हरा और नीला, लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग है। अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। परपथ की लंबाई घटाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिरोध घटता है। परपथ की लंबाई घटाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिरोध घटता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? 1972 में। भारत में बाघ परियोजना किस वर्ष बनाया गया था? 1973 में। भारत में बाघ परियोजना किस वर्ष बनाया गया था? 1973 में। भारत में हाथी परियोजना किस वर्ष बनाया गया था? 1992 में। भारत में हाथी परियोजना 1992 में। बाघ परियोजना 1973 में। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? 2009 में। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? 2009 में। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस है, दोनों पैमाने पर समान होता है। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान होता है, -40 डिग्री सेल्सियस। चमगादड़ द्वारा किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? प्राश्रव ध्वनि। चमगादड़ द्वारा किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? प्राश्रव ध्वनि उत्पन्न होती है। तारों का टिमटिमाना किस उपकरण से होता है? अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। मरीचिका का कारण है, मरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण उत्तल दर्पण है। वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण उत्तल दर्पण है। सिलिकॉन अर्धचालक है। सिलिकॉन अर्धचालक है। एसी को डीसी में परिवर्तित करता है दृष्टकारी रेक्टिफायर। एसी को डीसी में बदलता है रेक्टिफायर दृष्टकारी। पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा गया? ग्रेगरी जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। पौधे की आयु, पौधे की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी पौधे की आयु का निर्धारण करता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था। ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क के कार्यों का पता लगाने के लिए तथा ईसीजी का प्रयोग हृदय के कार्यों का पता लगाने के लिए किया जाता है। ईईजी का प्रयोग ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क के कार्यों का पता लगाने के लिए किया जाता है और ईसीजी का प्रयोग हृदय के कार्यों को पता लगाने के लिए किया जाता है। शरीर के संतुलन बनाने में मस्तिष्क के कौन से भाग का प्रयोग किया जाता है? शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो सेरेबरम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेबरम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेबरम। सबसे लंबी हड्डी को क्या कहा जाता है? सबसे लंबी हड्डी को जांघ की हड्डी फीमर कहते हैं। सबसे लंबी हड्डी को क्या कहा जाता है? फीमर, जांघ की हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी को क्या कहा जाता है? स्टेपिज, कान की हड्डी होती है। कान की हड्डी स्टेपिज। जबड़े की हड्डी को मैंडिबल, जबड़े की हड्डी को मैंडिबल तथा कंधे की हड्डी को स्कैपुला कहते हैं।
जड़ मानवता जड़ मानवता तथा घेंघा रोग थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है घेंघा रोग। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। आपातकालीन हार्मोन या फाइट और फ्लाइट, आपातकालीन हार्मोन या फाइट और फ्लाइट हार्मोन, लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रीनल हार्मोन को। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फीमेल हार्मोन है तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल हार्मोन है। प्लेगरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 या नियासिन की कमी से प्लेगरा रोग होता है। प्लेगरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 या नियासिन की कमी से होता है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 20। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 20। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित होता है? यकृत। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित होता है? यकृत, लीवर में। किस वस्तु के वेग को आधा करने से उसके संवेग किसी वस्तु के वेग को आधा करने से उसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ता है या क्या अंतर आएगा? संवेग भी आधा हो जाएगा क्योंकि P बराबर होता है mv। यदि आप वेग को आधा कीजिएगा तो संवेग भी आधा हो जाएगा। संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान का कितना गुना होता है? 1/6 गुना होता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान का कितना गुना होता है? 1/6 गुना होता है। बल की दिशा अगर विस्थापन के लंबवत हो तो किया गया कार्य 0 होगा। बल की दिशा अगर विस्थापन के लंबवत हो तो किया गया कार्य 0 होगा। कहने का मतलब है 90 डिग्री। बल और विस्थापन के बीच अगर 90 डिग्री का कोण होगा तो किया गया कार्यमान 0 होगा। बुझा हुआ चूना या सेलेक्ट लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। अनबुझा चूना या क्विक लाइम का कैल्शियम ऑक्साइड CO होता है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होगा CaSO4 हाफ H2O। बेकिंग सोडा का सूत्र होगा NaHCO3 जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट बाइक क्या बनाएगी? खाना बनाएगी, यानी खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। वाशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम है Na2CO3 10H2O। जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर वह प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाएगा। जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर वह प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाएगा। हरी पत्तियां पादप भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करता है? स्टार्च के रूप में। जंतु भोजन का संग्रह किस रूप में करता है? ग्लाइकोजन के रूप में। जंतु अपना भोजन का संग्रह किस रूप में करते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? बहुविभाजन होता है। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? बहुविभाजन। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है मस्तिष्क। तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? न्यूरॉन। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। वृक्क यानी किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई पूछेगा तो भी होगा न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी हो जाएगा न्यूरॉन। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मिलने वाली अधातु कौन सी है? तो ब्रोमीन। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मिलने वाली
अधातु कौन सी है? तो ब्रोमीन। धातु पूछेगा तो पारा, धातु पारा है। लोहे पर जंग लगने पर भार में क्या परिवर्तन होता है? लोहे पर जंग लगने से भार बढ़ जाता है। लोहे पर जंग लगने से भार का बढ़ जाएगा। जंग का फॉर्मूला क्या होता है? जंग का फॉर्मूला होगा Fe2O3 XH2O। कहने का मतलब ये हुआ कि जंग का फॉर्मूला है Fe2O3 और XH2O का मतलब थोड़ा बहुत जल का मात्रा, नमी रहेगा तब ये जंग लगेगा। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन दो प्रकार का होता है। परिवर्तन दो प्रकार का होता है, वो रासायनिक परिवर्तन है, वो भौतिक प्रतिक्रिया। मिल जाए, जो मिल जाएगा, मिल जाए वो भौतिकी, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक परिवर्तन। मिल जाए वो भौतिक परिवर्तन, ना मिले वो रासायनिक परिवर्तन। पानी का बर्फ में परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि पानी बर्फ बनेगा, बर्फ से फिर पानी बन जाएगा। लकड़ी का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि लकड़ी को जला दीजिएगा, उसके बाद वह लकड़ी आप नहीं प्राप्त कर सकते। दहन, किसी भी प्रकार का दहन होगा वो सब रासायनिक परिवर्तन होगा। के कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होती है। के कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होती है। एल कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 होती है। एम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 होती है। एन कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 32 होती है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाता है? तो विटामिन के। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाता है? तो विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। नाभिकीय भट्टी में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय भट्टी में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाएगा और भारी जल का उपयोग करेगा। मंदक में ग्रेफाइट और भारी जल, भारी जल का सूत्र होता है D2O। नाभिकीय भट्टी में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम या बोरॉन के छड़ का। नाभिकीय भट्टी में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम और बोरॉन की छड़ का। अधिकतम प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होता है? लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होगा। लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑक्सिन और जिबरेलिन क्या है? ऑक्सिन और जिबरेलिन पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन है ऑक्सी और जिबरेलिन, पादप हार्मोन है। रक्त किस प्रकार के उत्तक है? रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो रक्त तरल संयोजी उत्तक है। रक्त तरल संयोजी उत्तक है। पेड़ पौधे में जल एवं खनिज लवण का संवहन कौन करता है? जाइलम उत्तक। जल एवं खनिज लवण का संवहन कौन करेगा? जाइलम उत्तक करता है। जल एवं खनिज लवण का संवहन कौन करेगा? जाइलम उत्तक। याद रखिएगा, बहुत VVI प्रश्न है। पेड़ पौधे में भोज्य पदार्थ यानी खाद्य पदार्थ का संवहन कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। भोज्य पदार्थ का संवहन कौन करता है? फ्लोएम। पौधे में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। पौधे में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में। पौधे में भोजन का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है। जंतुओं में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। जंतुओं में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है जंतुओं में भोजन का संग्रह। चुनावी स्याही में किसका प्रयोग करते हैं? चुनावी स्याही में किसका प्रयोग करते हैं? तो चुनावी स्याही में हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। चुनावी स्याही में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। चुनावी स्याही में इसका सूत्र होता है AgNO3। AgNO3 सूत्र होता है। कृत्रिम वर्षा के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम वर्षा के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम वर्षा के रूप में किसका उपयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। इसका सूत्र होता है AgBr और सिल्वर आयोडाइड का AgI। किडनी की इकाई क्या है? नेफ्रॉन। 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 फेफड़ों की इकाई क्या है? एल्वुलाई।
फेफड़ा की इकाई क्या है? एल्वुलाई। फेफड़ा की इकाई क्या है? एल्वुलाई। पंच जगत वर्गीकरण किसने दिया था? आर.एच. व्हिटकर ने। पंच जगत वर्गीकरण किसने दिया था? आर.एच. व्हिटकर ने दिया था पंच जगत वर्गीकरण। पंच जगत वर्गीकरण आर.एच. व्हिटकर ने दिया था। पंच जगत वर्गीकरण आर.एच. व्हिटकर ने दिया था। जीवाणु और नीलहरित शैवाल। जीवाणु और नीलहरित शैवाल किस जगत में आते हैं? मोनेरा जगत में आते हैं। जीवाणु और नीलहरित शैवाल किस जगत में आते हैं? मोनेरा जगत में आते हैं। यूग्लिना किस जगत में आते हैं? प्रोटिस्टा जगत में। यूग्लिना किस जगत में आते हैं? प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। यूग्लिना यूग्लिना प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। पादपों का उभयचर किसे कहते हैं? पादपों का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहते हैं। पादपों का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहते हैं। पादपों का उभयचर किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा को। पादपों का उभयचर किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा को। पादपों का उभयचर किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा को। पादपों एवं जंतुओं के बीच। पादपों एवं जंतुओं के बीच। पादपों एवं जंतुओं के बीच। पादपों एवं जंतुओं के बीच योजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? पादपों एवं जंतुओं के बीच योजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? यूग्लिना को। किसे जाना जाता है? यूग्लिना को। वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर क्या है? केंचुआ की खेती वर्मी कल्चर कहलाता है। वर्मी कल्चर केंचुआ की खेती। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। सेरीकल्चर सेरीकल्चर किसे कहते हैं? रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। पिसीकल्चर किसे कहते हैं? पिसीकल्चर पिसीकल्चर किसे कहते हैं? मछली पालन को पिसीकल्चर कहते हैं। मछली पालन को पिसीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर किसे कहते हैं? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि। अदिश राशि और क्या हो जाएगा? चाल अदिश राशि हो जाएगा। समय अदिश राशि है। एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डायन होता है। एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डायन होता है। एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डायन होता है। मूत्र में तीक्ष्ण गंध किससे होती है? अमोनिया से। मूत्र में तीक्ष्ण गंध किससे होती है? अमोनिया से होती है मूत्र में तीक्ष्ण गंध। एक मोल में कितने लीटर होते हैं? एक मोल में 22.4 लीटर होते हैं। एक मोल में कितने लीटर होते हैं? 22.4 लीटर। एक मोल में कितने लीटर होते हैं? 22.4 लीटर। बैरोमीटर के पाठ्यांक। बैरोमीटर के पाठ्यांक। बैरोमीटर के पाठ्यांक अचानक गिरावट क्या अर्थ है? बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट आंधी तूफान का संकेत होता है। आंधी तूफान का संकेत होता है। आंधी तूफान का संकेत होता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो क्या संभावना होगी? वर्षा होने की संभावना होगी जब धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। अब बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होने की संभावना होती है। मौसम साफ होने की संभावना होती है। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। मीथेन को कैसा गैस कहते हैं? मार्स गैस। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। 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 हड्डी को हड्डी से जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? लिगामेंट का। हड्डी को हड्डी से जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? लिगामेंट का। हड्डी को हड्डी से जोड़ने के लिए लिगामेंट का उपयोग करते हैं। हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने के लिए हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने के लिए जोड़ने वाला क्या कहलाता है? टेंडन। हाड़ जोड़ने वाला कौन होता है? टेंडन। हड्डी को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है? टेंडन। अमोनिया का निर्माण किस विधि से होता है? हैबर विधि से। अमोनिया का निर्माण किस विधि से होता है? हैबर विधि से होता है। अमोनिया का निर्माण किस विधि से होता है? हैबर विधि से। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात पूछेगा तो 1:3। अमोनिया के निर्माण में उत्प्रेरक में किसका प्रयोग करते हैं? लोहा का। अमोनिया के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? लोहा का। अमोनिया के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? लोहा का। अमोनिया में बहुत वीवीआई क्वेश्चन। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? 1:3। बहुत बार पूछा जा चुका है।
अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? 1:3। एवोगैड्रो संख्या ये 1 मोल। 1 मोल बराबर अभी हम आपने बताया था आपको 22.4 लीटर होता है, और वही एवोगैड्रो संख्या के बराबर होता है, और 1 मोल बराबर ही होता है 6.022 × 10⁻23 अणु। 6.022 × 10⁻23 अणु एवोगैड्रो संख्या बराबर होता है। मीथेन का उत्सर्जन कहाँ कहाँ होता है? मीथेन का उत्सर्जन कहाँ कहाँ होता है? चलिए बताइए, मीथेन का उत्सर्जन कहाँ कहाँ होता है? मीथेन का उत्सर्जन होता है धान की खेती में, दलदली भूमि में होगा। ज्वाली करने वाले पशु जब ज्वाली करता है तो मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। कोयला के खदान में मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। खाने का सोडा, खाने का सोडा, खाने का सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। खाने का सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। इसी को बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। इसका सूत्र होता है NaHCO3। याद रखिएगा, बाई क्या बनाता है? बाई खाना बनाएगी, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को खाना बनाने का सोडा कहा जाता है। इस तरीक़ा से याद रखिएगा, इसका सूत्र होता है NaHCO3। धोने का सोडा, धोने का सोडा का सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट। धोने का सोडा का सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट। धोने का सोडा को कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। बुझा हुआ चूल्हा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझा हुआ चूल्हा, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO होता है इसका सूत्र। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर होती है परमाणु की त्रिज्या। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु के नाभिक का आकार होता है। आवर्त में ग्रुपों की प्रमुखता। आवर्त में 18वें ग्रुप की प्रमुखता कितनी होती है? 1। 18वें ग्रुप में कौन कौन से होते हैं? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस की परमाणुकता 1 होती है, संयोजकता 0 होगी। अक्रिय गैस की परमाणुकता 1 तथा संयोजकता 0 होती है। टिंडन प्रभाव किसमें दिखाई देता है? कोलाइड में। टिंडन प्रभाव किसमें दिखाई देता है? कोलाइड में टिंडन प्रभाव दिखाई देता है। चूने के पानी में कौन सा गैस प्रभावित करने पर उसका रंग दूधिया हो जाता है? चूने के पानी में कौन सा गैस प्रभावित करने पर उसका रंग दूधिया हो जाएगा? याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। पानी में चीनी का घुलना किस प्रकार के मिश्रण है? समांगी मिश्रण। पानी में चीनी का घुलना किस प्रकार का मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि पानी और चीनी को जब मिला देते हैं तो इनमें विलायक कौन है, विलायक कौन है? विलायक कौन है और विलायक कौन है? तो जो घुल जाएगा, जैसे चीनी और पानी में चीनी घुल जाता है, तो चीनी घुल जाएगा तो चीनी हो जाएगा विलय, अब पानी हो जाएगा विलायक। याद रखिएगा, यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है। गर्मी में मटके का पानी ठंडा क्यों होता है? बाष्पीकरण के कारण। गर्मी में मटके का पानी ठंडा क्यों होता है? बाष्पीकरण के कारण पानी ठंडा होता है। मटका में जो पानी रहता है वो बाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है गर्मी में। तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा और विसरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब तापमान बढ़ाइएगा तो गतिज ऊर्जा और विसरण दोनों बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा और विसरण पर क्या प्रभाव पड़ता है?
तो बढ़ जाता है। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? बर्फ़ का गलनांक होगा 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। पानी का क्वथनांक कितना होता है? पानी का क्वथनांक कितना होता है? पानी का क्वथनांक कितना होता है? पानी का क्वथनांक होगा 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में पूछेगा तो 373 केल्विन। गर्म पानी की तुलना में भाप से अधिक जलन क्यों होती है? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। चीनी और जल के विलयन में विलायक कौन है और विलायक कौन है? अभी हमने आपको बताया था, चीनी और जल के विलयन में विलायक कौन है और विलायक कौन है। विलायक जो घुल जाएगा यानी चीनी घुल जाएगा तो यह विलय हो गया, और जल चीनी को घुला लेगा तो यह विलायक हो गया। कोहरा, बादल, कुहासा, धुआं किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है? एरोसेल। किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है? एरोसेल। इमल्सन का उदाहरण है दूध। इमल्सन का उदाहरण है दूध। तत्व शब्द प्रयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? रॉबर्ट बॉयल। तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किए थे? रॉबर्ट बॉयल ने। पहले वैज्ञानिक कौन थे? रॉबर्ट बॉयल। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस। इसे एंटा एसिड कहते हैं। इसे कौची कहते हैं? एंटा। थॉमसन के मॉडल के अनुसार परमाणु किस प्रकार के आवेश का गोला है? धन आवेशित। परमाणु कैसा गोला है? धन आवेशित गोला है। किसके मॉडल से? थॉमसन ने। रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र मॉडल में किस किरण का प्रयोग किया था? अल्फा किरण का। रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र मॉडल में किस किरण का प्रयोग किया था? अल्फा किरण का। 2He4 इसी का प्रयोग किया गया था। जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन 14 का। जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन 14 का। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? अर्धपरागम झिल्ली। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपरागम झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपरागम झिल्ली है। जीवित कोशिका या जीवाणु की खोज करने वाले कौन थे? ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका या जीवाणु की खोज करने वाले कौन थे? ल्यूवेनहॉक। कोशिका की खोज करने वाले कौन थे? रॉबर्ट हॉक। जीवित की कोशिका की खोज किसने किया? तो ल्यूवेनहॉक ने। कोशिका की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हॉक ने। लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। पौधे की लंबाई में वृद्धि करने के लिए कौन से ऊतक जिम्मेदार है? पौधे की लंबाई में वृद्धि करने के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? शीर्षार्थ विभुज ऊतक। किस्मी का फूलना किसका उदाहरण है? पराशरन का उदाहरण है। किशमिश का फूलना किसका उदाहरण है? पराशरन का उदाहरण है। तने की परिधि में वृद्धि करने के लिए, तना के जो परिधि होता है उसमें वृद्धि करने के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? पार्श्व विभुज ऊतक। पौधे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए कौन से ऊतक जिम्मेदार है? पौधा को कठोर और मजबूत कौन सा ऊतक बनाता है? तो स्क्लेनकाइमा, दृढ़ ऊतक जिसे कहते हैं स्क्लेनकाइमा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? क्लोरोकाइमा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? क्लोरोकाइमा। पौधे में वाष्पीकरण कहाँ से होता है? पौधे में वाष्पीकरण कहाँ से होता है? स्टोमेटा में। पौधे में वाष्पीकरण कहाँ से होता है? स्टोमेटा में। जंतुओं के शरीर को ढकने या बाहर अच्छा प्रदान करने वाले ऊतक कौन सा है? जंतु को जो शरीर होता है
उसको ढकने के लिए या बाहर अच्छा प्रदान करने के लिए कौन सा ऊतक होता है? उपकला ऊतक या एपिथेलियम ऊतक। मानव की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। मानव की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। मानव की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। मानव की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 12। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12। कार्बन के परमाणु द्रव्यमान 12। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14। नाइट्रोजन के परमाणु द्रव्यमान 14। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ये सब एनसीईआरटी में जो दिया गया है उसी को हम सिर्फ बता रहे हैं। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है और एनसीईआरटी में इतना दिया हुआ है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 होता है। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 32 होता है। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 32 होता है। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5। 35.5। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40। कौन कौन से कोशिका की दोहरी झिल्ली युक्त होती है? कौन कौन से कोशिकांग दोहरी झिल्ली युक्त होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और हरित लवण, ये सब दोहरी झिल्ली की होती है। कौन कौन से कोशिकांग है जो दोहरी झिल्ली की होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और हरित लवण। फ्यूज तार और अमीटर किस क्रम में जोड़े जाते हैं? श्रेणी क्रम में। फ्यूज तार जो होता है और अमीटर जो होता है किस क्रम में जोड़े जाते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। वोल्ट मीटर किस क्रम में जोड़े जाते हैं? समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं वोल्ट मीटर। समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं वोल्ट मीटर। कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि को शोर माना जाता है? 85 डेसिबल। कितने डेसिबल के ध्वनि को शोर माना जाता है? 85 डेसिबल। ध्वनि की चाल तापमान बढ़ने से बढ़ता था, तापमान घटने से घटता है। ध्वनि की जो चाल है तापमान बढ़ने से बढ़ता है, तापमान घटने से घटता है। ध्वनि की चाल तापमान बढ़ने से बढ़ता और तापमान घटने से घटता है। ध्वनि की चाल घनत्व बढ़ने से घटता। ध्वनि की चाल जब घनत्व बढ़ेगा तो घटेगा और घनत्व घटेगा तो उसका चाल बढ़ेगा। ध्वनि की चाल है जब घनत्व बढ़ेगा तो ध्वनि का चाल घटेगा और जब घनत्व घटेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगा। इसको याद रखिएगा। दाब का ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ध्वनि की चाल पर। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि की चाल पर। वोल्टीय सेल, वोल्टीय सेल, लोकलांसी सेल और शुष्क सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है। प्राथमिक सेल का उदाहरण है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल का उदाहरण है? तो याद रखिएगा वोल्टीय सेल, लोकलांसी सेल और शुष्क सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है। सीसा संचायक सेल द्वितीय सेल का उदाहरण है। सीसा संचायक सेल द्वितीय सेल का उदाहरण है। चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर गति करती है। चुंबकीय बल रेखा जो होती है वो चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर गति करती है तथा चुंबकीय बल रेखा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर गति करती है। चुंबकीय बल रेखा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर गति करती है। ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण से है? ध्वनि प्रदूषण से।
ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण से है? ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण से है? ध्वनि प्रदूषण से। तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिरोध बढ़ेगा। जब हम लोग तार की लंबाई बढ़ावेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ओम का नियम होता है V बराबर IR। ओम का नियम होता है V बराबर IR। या I बराबर पूछेगा तो V बटा R, या R बराबर पूछेगा तो V बटा I बराबर पूछेगा तो V बटा R। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है अंगूठा। मध्यमा जो होता है विद्युत धारा की दिशा को बताता है। तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। मान लीजिए यह अंगूठा है, यह मध्यमा है, यह तर्जनी है, तो यह प्रेरित अंगूठा जो है, मान लीजिए कि अंगूठा है, मोटा होगा तो अंगूठा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताएगा। मध्यमा जो होगा, बीच वाली जो अंगुली होगा, विद्युत धारा की दिशा को बताएगा। और तर्जनी जो होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर। और सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर और सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। एक वेबर बराबर होगा 10 के पावर 8 मैक्सवेल, और एक गॉस बराबर होगा 10 के पावर -4 टेस्ला। सेविंग दर्पण में और दंत चिकित्सा में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सेविंग दर्पण और दंत चिकित्सक में। अगला है क्वेश्चन है, अपवर्तन के दौरान जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब से दूर हटेगी। सघन से जब विरल में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। हीरा का चमकना, मरीचिका बनना, प्रकाशिक तनु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हीरा चमकता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। मरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। प्रकाशिक तनु पूर्ण आंतरिक ऑप्टिकल फाइबर जिसे कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम। लाल रंग का विचलन सबसे कम एवं बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम, बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग किया? निकट तो अवतल लेंस, दूर तो उत्तल लेंस। याद रखिएगा, साइड मिरर में भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और दूर के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर 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 है। परिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? टेंसले ने। परिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? टेंसले ने। और परिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने।
याद रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? टेंसले ने। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने। तंत्र शब्द, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द टेंसले, पारिस्थितिकी शब्द अर्नेस्ट हैकल। ओजोन परत, ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब हुआ था? 26 सितंबर 1987 ईस्वी को हुआ था। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत जो है यह समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन संरक्षण दिवस। 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन संरक्षण दिवस, 16 सितंबर को। श्वसन की क्रिया जंतुओं में कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन की क्रिया जंतुओं में कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। मनुष्य में कितनी जोड़ी कायिक गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितनी जोड़ी कायिक गुणसूत्र पाए जाते हैं? 22। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी। संख्या पूछेगा तो 46 गो, जोड़ा पूछेगा तो 23 गो। मनुष्यों में लैंगिक गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ी होती है। संख्या पूछेगा तो 2 गो, जोड़ा पूछेगा तो 1 गो। यहाँ क्या पूछ रहा है? संख्या कितनी होगी? तो 2 गो होगी। पुरुषों में होती है XY और महिलाओं में होती है XX। आरएनए में डीएनए से कौन सा अलग नाइट्रोजनी क्षारक होती है? तो डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। डीएनए का हेलिक्स मॉडल का जनक कौन है? वाटसन और क्रिक। डीएनए का हेलिक्स मॉडल का जनक कौन है? वाटसन और क्रिक। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी कौन होती है? प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी कौन होती है? फ्रैक्टोज होती है सबसे मीठी प्राकृतिक रूप से। रक्त शर्करा ग्लूकोज को कहा जाता है। टेबर शुगर यानी चीनी सुक्रोज को कहा जाता है। मिल्क शुगर लैक्टोज को कहा जाता है। मिल्क में जो शुगर यानी दूध में जो शुगर पाया जाता है उसे लैक्टोज कहा जाता है। फ्रूट शुगर फ्रैक्टोज होती है। फ्रूट शुगर फ्रैक्टोज होती है। सुक्रोज बनी होती है। सुक्रोज किसकी बनी होती है? ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से बनती है सुक्रोज। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर। मरासमस भी इसे कहा जाता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर होता है, इसी को मरासमस कहा जाता है। शरीर का सबसे कठोर कठोरतम पदार्थ कौन सा है? इनामल। शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? इनामल। लार में जीवाणु भक्षण के लिए कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाम। लार में जीवाणु भक्षण के लिए कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाम। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। बच्चों में दूध का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? कौन सा एंजाइम करता है? तो रेनिन। बच्चों में दूध का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? रेनिन। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? तो अग्नाशय के बीटा सेल के अंदर। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में। पूछेगा अग्नाशय में भी कहाँ? तो अग्नाशय के बीटा सेल के अंदर। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। वसा का इमल्सीकरण किसे कहा जाता है? पीतरस को। वसा का इमल्सीकरण किससे होता है? वसा का इमल्सीकरण किससे होता है? पीतरस से। वसा का इमल्सीकरण किससे होता है? पीतरस से होता है। सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में।
सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है सर्वाधिक पाचन। सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला। शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला क्या है? शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला क्या है? यकृत। शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला यकृत है। शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला यकृत है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। भ्रूण में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? भ्रूण में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। भ्रूण में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। भ्रूण में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। प्लाज्मा में जल कितने प्रतिशत होता है? 90%। प्लाज्मा में 90% जल होता है। प्लाज्मा में 90% जल होता है। प्लाज्मा में जल कितने प्रतिशत होता है? 90%। मलेरिया रोग में क्या प्रभावित होता है? मलेरिया रोग में क्या प्रभावित होता है? मलेरिया रोग में आरबीसी प्रभावित होता है। मलेरिया रोग में आरबीसी प्रभावित होता है। मलेरिया रोग में क्या प्रभावित होता है? आरबीसी। मलेरिया रोग में क्या प्रभावित होता है? आरबीसी। डब्ल्यूबीसी की संख्या में अत्यधिक वृद्धि से कौन सा रोग होता है? डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट बोला जाता है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोला जाता है। इसकी संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने से कौन सा रोग होता है? ल्यूकेमिया होता है। ल्यूकोसाइट की संख्या में वृद्धि से ल्यूकेमिया होता है। ल्यूकेमिया को ही ब्लड कैंसर कहा जाता है। ल्यूकेमिया को ही ब्लड कैंसर कहा जाता है। डेंगू रोग में क्या प्रभावित होता है? बिम्बाणु। डेंगू रोग में क्या प्रभावित होता है? बिम्बाणु। डेंगू रोग में क्या प्रभावित होता है? बिम्बाणु। इसे प्लेटलेट्स भी कहते हैं। सर्वग्राही। सर्वग्राही रक्त समूह। सर्वग्राही रक्त समूह। सर्वग्राही रक्त समूह ए भी है। सर्वदाता रक्त समूह ओ है। सर्वग्राही रक्त समूह ए भी है। सर्वदाता रक्त समूह ओ है। सर्वदाता रक्त समूह ओ है। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी प्लस और सर्वदाता रक्त समूह ओ नेगेटिव है। जीवाणु की खोज करने वाला कौन थे? ल्यूवेनहॉक। जीवाणु की खोज करने वाले कौन थे? ल्यूवेनहॉक। जीवाणु की खोज करने वाला कौन थे? ल्यूवेनहॉक। जीवाणु की खोज करने वाले कौन थे? ल्यूवेनहॉक। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जीवाणु का उपयोग किया जाता है। राइजोबियम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? राइजोबियम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? राइजोबियम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? राइजोबियम। पादप और जंतुओं के मध्य योजक कड़ी क्या कहलाती है? क्या होती है? युगलीना। पादप और जंतुओं के मध्य योजक कड़ी युगलीना होती है। पादप और जंतुओं के मध्य योजक कड़ी युगलीना होती है। पादप और जंतुओं के मध्य योजक कड़ी युगलीना होती है। स्पोंजिला किस फाइलम से संबंधित है? स्पोंजिला किस फाइलम से संबंधित है? पेरिफेरा फाइलम से। स्पोंजिला किस फाइलम से संबंधित है? पेरिफेरा फाइलम से संबंधित है। सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा 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 है। केचुआ किस फाइलम से संबंधित है? 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 एनिलिडा फाइलम से। केचुआ एनिलिडा फाइलम से संबंधित है। केचुआ एनिलिडा फाइलम से संबंधित है। कॉकरोच
कॉकरोच, मच्छर, मक्खी, मकड़ी किस फाइलम से संबंधित है? आर्थ्रोपोडा फाइलम से, आर्थ्रोपोडा फाइलम से, आर्थ्रोपोडा फाइलम से। हाथी पाँव का रोग कारक कौन होता है? हाथी पाँव का रोग कारक कौन होता है? बेंचेरिया ब्रोंकोफटाई, बेंचेरिया बुचेरिया ब्रोंकोफटाई। हाथी पाँव रोग का कारक है बुचेरिया ब्रोंकोफटाई परजीवी। निद्रा रोग का रोगवाहक है, निद्रा रोग का रोगवाहक है, निद्रा रोग का रोगवाहक है सीसी मक्खी। निद्रा रोग का रोगवाहक है सीसी मक्खी। निद्रा रोग का रोगवाहक है सीसी मक्खी। कालाजार का रोगवाहक है, कालाजार का रोगवाहक, कालाजार का रोगवाहक है, कालाजार का रोगवाहक है बालू मक्खी। कालाजार का रोगवाहक कौन होता है? बालू मक्खी। कालाजार का रोगवाहक कौन होता है? बालू मक्खी। कालाजार का रोगवाहक है बालू मक्खी। कालाजार का रोगवाहक है बालू मक्खी। मोलस्क के शरीर का कवच किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का बना होता है मोलस्क के शरीर का कवच। तारा मछली, तारा मछली किस संघ से संबंधित है? तारा मछली किस संघ से संबंधित है? इकाइनोडर्मेटा। तारा मछली किस संघ से संबंधित है? इकाइनोडर्मेटा। ठंडे रुधिर वाले जंतु कौन होता है? ठंडे रुधिर वाला जंतु कौन होता है? सरीसृप। ठंडे रुधिर वाला जंतु कौन होता है? सरीसृप। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? मानव शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मछलियों के लार्वा को खाने वाली मछली कौन सी है? मछलियों के लार्वा को खाने वाली मछली कौन सी है? गम्बूसिया मछली। मछलियों के लार्वा को खाने वाली मछली कौन सी है? गम्बूसिया मछली है। मछली के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? 2 चेंबर होते हैं। मछली के हृदय में 2 चेंबर। पक्षी या मनुष्य या स्तनधारी के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। सरीसृप या उभयचर के हृदय में 3 चेंबर होते हैं। सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। 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 सबसे छोटा पक्षी कौन है? ह्यूमिंग बर्ड। सबसे छोटा पक्षी कौन है? ह्यूमिंग बर्ड। द्विनाम पद्धति प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी? कैरोलस लिनियस के द्वारा। द्विनाम पद्धति प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी? कैरोलस लिनियस के द्वारा। कैरोलस लिनियस की पुस्तक का नाम क्या है? सिस्टेमा नेचुरी। कैरोलस लिनियस की पुस्तक का नाम क्या है? सिस्टेमा नेचुरी। कैरोलस लिनियस की पुस्तक का नाम क्या है? सिस्टेमा नेचुरी। दही में लैक्टोबैसिलस, दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। पादप जगत का उभयचर कौन है? ब्रायोफाइट। 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 थैलोफाइटा, थैलोफाइटा का उदाहरण है, थैलोफाइटा का उदाहरण है शैवाल। थैलोफाइटा का उदाहरण है शैवाल। थैलोफाइटा का उदाहरण है शैवाल। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। इसका ट्रिक होता है, इसका ट्रिक होगा सफाई। सफाई यानी शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। और कवक का ट्रिक होगा कवक का अध्ययन माइकोलॉजी यानी कमाई। सफाई और कमाई, सफाई कमाई होगा इसका ट्रिक। सास हो जाएगा शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, का सो हो जाएगा कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? बुल्फिया। सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है? बुल्फिया। सबसे छोटा पुष्प
कौन सा होता है वुल्फ। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, रेफलेसिया। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, रेफलेसिया। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, रेफलेसिया। हाइड्रोफोबिया किस रोग को कहा जाता है, 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 हाइड्रोफोबिया किस रोग को कहा जाता है। रेबीज को कहा जाता है हाइड्रोफोबिया, रेबीज को कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। यह रेहैबिडो वायरस से होता है। रेबीज किस वायरस से होता है, रेहैबिडो वायरस से होता है। एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट किस रोग के प्रशिक्षण में प्रयुक्त होता है, एड्स। एलिसा टेस्ट किस रोग के प्रशिक्षण में प्रयुक्त होता है, एड्स। चिप्स के थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, चिप्स के थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन। चिप्स के थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन। चिप्स के थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। लिटमस पत्र का निर्माण, लिटमस पत्र का निर्माण किससे होता है, लाइकेन से होता है। लिटमस पत्र का निर्माण किससे होता है, लाइकेन से होता है लिटमस पत्र का निर्माण। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय तथा धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, तथा धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। जठर रस होता है, उसका पीएच मान 1.2 होता है। जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है। नींबू रस का पीएच मान 2.2 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 होता है। एक बार फिर से देखिएगा, जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है। नींबू रस का पीएच मान 2.2 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का पीएच मान कितना होता है, 14। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का पीएच मान कितना होता है, 14। अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल होता है, अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3 होता है अम्लीय वर्षा में। सिरका में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। इमली या अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। इमली या अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। चींटी या बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी या बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, मेथोनेइक अम्ल। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नीला थोथा, नीला थोथा का सूत्र है CuSO4 5H2O। नीला थोथा का सूत्र है CuSO4 5H2O। नीला थोथा का सूत्र है CuSO4 5H2O। CuSO4 5H2O। नीला थोथा का सूत्र है CuSO4 और 5H2O। सबसे अधिक आधात वर्णीयता धातु है सोना, उसके बाद चांदी। सबसे अधिक आधात वर्णीय धातु है सोना, उसके बाद चांदी। एनोडीकरण किसके संक्षारण को रोकता है, एल्युमिनियम के। एनोडीकरण किसके संक्षारण को रोकता है, एल्युमिनियम के। एनोडीकरण किसके संक्षारण को रोकता है, एल्युमिनियम के। एक्वारेजिया में कौन सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 3:1 है। एक्वारेजिया में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना है, 3:1 है, 3:1 है। ऐसे देखिएगा, हाइड्रोलिक HCl होता है तो उसको 3 HNO3 के बदले 1 लिखा गया है।
अगला क्वेश्चन है आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम की अभिक्रिया का आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाता है? यह अभिक्रिया थर्मिट अभिक्रिया कहलाता है। यह अभिक्रिया थर्मिट अभिक्रिया कहलाता है। लोहे पर जंग लगने से रोकने के लिए किसका लेपन किया जाता है? जिंक का। लोहे पर जंग लगने से रोकने के लिए किसका लेपन किया जाता है? जिंक का। इसको सरद लेपन या जस्तीकरण भी कहा जाता है। इसको सरद लेपन या जस्तीकरण भी कहा जाता है। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। इसकी वैलेंसी भी कितनी होती है? 4। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। इसकी वैलेंसी भी कितनी होती है? 4। प्रयोगशाला में निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? यूरिया। प्रयोगशाला में निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? प्रयोगशाला में निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया है। इसको बनाने वाला कौन था? बोहलर। यूरिया का निर्माण करने वाला कौन था? बोहलर। यूरिया का सूत्र होता है NH3CO NH2। बनाने में किसका उपयोग किए थे? अमोनियम साइनाइड का। अमोनियम साइनाइड का उपयोग किए थे यूरिया के बनाने के लिए। बेंजीन का सूत्र है C6H6। बेंजीन का सूत्र है C6H6। जहरीला अल्कोहल कौन होती है? मेथनॉल। जहरीला अल्कोहल कौन होती है? मेथनॉल। जहरीली अल्कोहल कौन होती है? मेथनॉल। बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.2 जूल। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.2 जूल। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.2 जूल। ऊर्जा और द्रव्यमान में क्या संबंध है? ऊर्जा और द्रव्यमान में क्या संबंध है? E बराबर mc²। यह किसने दिया था? आइंस्टाइन ने। E बराबर mc² किसने दिया था? आइंस्टाइन ने। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। फ्यूज तार, सीसा और टीन का मिश्रण होता है। फ्यूज तार, सीसा और टीन का मिश्रण होता है। फ्यूज तार, सीसा और टीन का मिश्रण होता है। कांसा, तांबा और टीन का मिश्रण होता है। कांसा, तांबा और टीन का मिश्रण होता है। सोल्डर जो होता है, सोल्डर सीसा और टीन का मिश्रण होता है। फ्यूज और सोल्डर सीसा और टीन का मिश्रण होता है। परमाणु सिद्धांत के जनक कौन है? परमाणु सिद्धांत के जनक कौन है? डाल्टन। परमाणु सिद्धांत के जनक कौन है? डाल्टन। परमाणु सिद्धांत के जनक कौन है? डाल्टन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? थॉमसन ने। 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 प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने। इसमें बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है, इसके लिए हम एक ट्रिक बनाए हैं। इसका ट्रिक होता है द गोपचन। द गोपचन। द से क्या होगा? TH से होगा थॉमसन। TH से क्या होगा? थॉमसन। TH से होगा थॉमसन। E से होगा इलेक्ट्रॉन। E से होगा इलेक्ट्रॉन। GO से होगा गोल्डस्टीन। GO से कौन होगा? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन। अब P से कौन हो जाएगा? प्रोटॉन। P से हो जाएगा प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन। चन में होगा CH से होगा चैडविक, N से होगा न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? चैडविक ने। चैडविक। नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है?
3 समस्थानिक है, प्रोट्रियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? क्वार्ट्ज 60 का उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। घेंघा रोग के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है घेंघा रोग के उपचार में, आयोडीन 131 का। नाभिकीय ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 का, यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74 का। ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक भेदन क्षमता किस किरण की होती है? गामा किरण की। सर्वाधिक भेदन क्षमता किस किरण की होती है? गामा किरण की। सर्वाधिक भेदन क्षमता किस किरण की होती है? गामा किरण की। ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस का द्रव में बदलना गलन। 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 द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण। द्रव है, कोई द्रव है जैसे पानी, इस पानी से यह ठोस में बदल जाएगा तो इसको क्या कहा जाएगा? पानी, यानी कि पानी ठोस में बदल गया यानी जम गया तो इसको हिमीकरण कहेंगे। द्रव का गैस में बदलना। द्रव का गैस में बदलना यानी पानी भाप बन गया। पानी भाप बन गया। पानी क्या बन गया? भाप। तो इसको क्या कहेंगे? बाष्पीकरण। पानी जब भाप बनता है तो इसको बाष्पीकरण कहेंगे, यानी द्रव का गैस में बदलना। और गैस का द्रव में बदलना, गैस का द्रव में बदलना यानी भाप क्या बन गया? पानी। तो इसको क्या कहेंगे? संघनन हो गया। संघनन कहते हैं। गैस का ठोस में बदलना। गैस का ठोस में बदलना। गैस का ठोस में बदलना निक्षेपण कहलाता है। इंग्लिश में इसको डिपोजिशन कहते हैं। और शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य अवयव प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य अवयव प्रोपेन और ब्यूटेन। सीएनजी का मुख्य अवयव है मीथेन। 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 परम शून्य ताप होता है। परम शून्य ताप कितना होता है? 0 केल्विन। 0 केल्विन, डिग्री नहीं, केल्विन। 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस या -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। परम शून्य ताप कहते हैं। परम शून्य ताप। पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मनुष्य कैसा है? तो मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, याद रखिएगा। मनुष्य है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, यह होता है स्वपोषी नहीं है, परपोषी है। मनुष्य परपोषी है। सिर्फ पौधा है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गया, ये सब स्वपोषी नहीं, ये परपोषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन है। श्वसन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। श्वसन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा श्वसन कैसा अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। लाल रक्त कोशिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा यानी स्प्लीन को कहा जाता है। प्लीहा यानी स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन करता है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन। प्रोटीन किसका बहुलक है? प्रोटीन एमिनो एसिड का बना होता है। प्रोटीन में एमिनो एसिड होता है। कितने प्रकार के एमिनो एसिड?
20 प्रकार के अमीनो एसिड होता है। प्रोटीन किसका बोला गया? अमीनो एसिड का। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोक्वालमिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोक्वालमिन। किस विटामिन में क्वार्ट धातु पाया जाता है? किस विटामिन में क्वार्ट धातु पाया जाता है? तो विटामिन B12 में क्वार्ट धातु पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? याद रखिएगा, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? मैग्नीशियम। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। कोशिका में सबसे छोटी कोशिकांग होते हैं राइबोसोम। कोशिका में सबसे छोटी कोशिकांग होते हैं राइबोसोम। कोशिका में सबसे छोटी कोशिकांग होता है राइबोसोम। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम। अभी हमने आपको बताया, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम में किस प्रकार के एंजाइम पाया जाता है? लाइसोसोम में किस प्रकार के एंजाइम पाया जाता है? लाइसोसोम में किस प्रकार के एंजाइम पाया जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है लाइसोसोम में। लाइसोसोम में किस प्रकार के एंजाइम पाया जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका का शक्ति गृह यानी कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। लाइकेन किसका सहजीवन है? कवक और शैवाल का। लाइकेन किसका सहजीवन है? कवक और शैवाल का। परमाणु भट्टी नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत प्रकार करता है। परमाणु भट्टी नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है। सूर्य एवं तारों की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य एवं तारों की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मिलने वाली धातु कौन सी है? पारा। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मिलने वाली धातु कौन सी है? पारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।